हेलो गाइस, तो आज हम सर्जरी का एक और टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम आर्टरीज की डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और मैं वैसे रेफर करती हूँ क्लिनिकल सर्जरी नहीं, जो सर्जरी की बुक आती है कंसाइज टेक्स्ट बुक और सर्जरी बाय एस्तास, मैं उससे मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उसी से नोट्स है ये। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम आर्टरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक। फिर हम जो भी ये वैस्कुलर डिजीज जो भी आर्टरीज में मेनली कॉज होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और वो बहुत सारी होती है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम 2-3 वीडियो इसके ऊपर लाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजीज ऑफ आर्टरीज पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ जो सबको पता होता है, तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टरीज की सबसे पहले 3 लेयर्स होती है: ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और एडवेंचर। ठीक है। और जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है वो आर्टरीज में ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है। इसके बाद कितने टाइप की होती है आर्टरीज, तो लार्ज आर्टरीज होती है, स्मॉल आर्टरीज होती है, आर्टेरियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है। ठीक है। अब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज ऐसा डिजीज है जिसमें इट इज कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन इन ब्लड फ्लो एंड हेंस ऑक्सीजन देयरफॉर थ्रू दी पेरिफेरल वेसल्स। ठीक है। तो जो भी पेरिफेरल वेसल्स है उसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाना, ठीक है, हेंस ऑक्सीजन भी कम हो जाना, इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। ठीक है। अब जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है ना वो 3 टाइप के हो सकते हैं: आर्टीरियल, वीनस और मिक्स। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास वेसल्स 2 टाइप के होता है, आर्टरीज और वेन। ठीक है। अगर हमारे पास आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन है या आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो वो आर्टीरियल टाइप। वीनस में क्या होगा कि वहां से ब्लड ड्रेन नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे इकट्ठा है, तो दैट इज वीनस। ठीक है। नाउ मिक्स्ड, जिसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आर्टीरियल भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑक्लूसिव और फंक्शनल। ठीक है। ऑक्लूसिव मतलब कि वो जो पेरिफेरल आर्टरी है वो क्यों नहीं ब्लड पे पहुंचा पा रही, क्योंकि ऑक्लूजन हो गया है। ठीक है। फंक्शनल कि अब आर्टरीज है तो आर्टरीज का जो भी एरिया है या जो फंक्शन है उसका कि पहुंचाना, तो वो नहीं कर पा रही क्योंकि वेसोस्पैज्म हो गया, वेसोस्पैस्टिक मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उसकी वजह से रिडक्शन हो गया ब्लड फ्लो में। ठीक है। वीनस में 2 कॉजेस हो सकते हैं, या तो थ्रोम्बोसिस या वेरिकोज हो गया है। ठीक है। दोनों ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मतलब थ्रोम्बोसिस आपको पता है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्लॉट फॉर्म हो गया, इसलिए वो हो गया। और वेरिकोज की वो डायलेटेड हो गए हैं, वो जो वॉल्व्स है वो काम नहीं कर रहे, तो बैक फ्लो हो रहा है डायरेक्टली, मतलब जनरली लेग्स में होता है। ठीक है। मिक्स में क्या है कि दोनों में प्रॉब्लम है, तो इसमें आता है एट्रियो वीनस फिस्टुलास। ठीक है। अब ऑक्लूसिव में 2 टाइप के होते हैं, या तो एक्यूट इस्चीमिया हो गया, ठीक है, मतलब अचानक से पूरा ऑक्लूजन हुआ तो एक्यूटली इस्चीमिया हो गया। ठीक है। हाँ, ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो वहां इस्चीमिक रीजन बन गया। क्रॉनिक इस्चीमिया की ग्रेजुअल नैरोइंग हुई है उसकी वजह से। ठीक है। अब फंक्शनल में वेसोस्पास्टिक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, रेनॉल्ड्स डिजीज। ठीक है। हम और भी डिजीज पढ़ेंगे जो फंक्शनल कॉजेज है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कॉज करने के। ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस 2 टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। वेरिकोज पढ़ने वाले हैं और आर्टियोवीनस फिस्टुलास पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, सबसे पहले आप सबको पता होगा फीमेल्स में मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में नहीं होता इतना कंपैरेटिवली। तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स है कुछ, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज को होने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले एल्डरली, आप सबने सुना होगा कि एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस एल्डर्स में ज्यादा कॉमन है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अब एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि प्लैक जो है वो इकट्ठा हो जाता है आर्टरीज, वेन है ना, वेसल्स में, तो इसकी वजह से क्या है, ऑक्लूजन होगा, नैरोइंग हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, ब्लड फ्लो का रिडक्शन होगा, तो ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज आपको कॉज करेगा। तो सबसे पहले एज, एल्डरी में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि वेसल जो होता है वो लेस इलास्टिक बन जाती है एज एज प्रोग्रेस, और कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत सारी बीमारियां लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब एज के साथ ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है। नाउ सेक्स, इसमें मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह हेल्प करता है, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज को नहीं होने देता। ठीक है। इसी से हम समझ सकते हैं कि मेनोपॉज का टाइम, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में फिर एज कम्पेयर टू जो यंग फीमेल्स है उसमें फिर ज्यादा कॉमन हो जाता है। ठीक है। नाउ स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, इसमें स्मोकिंग में आप समझ सकते हो निकोटिन होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो जो निकोटिन होता है वो पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है आर्टरीज वेसल जो भी हमारी, तो इसकी वजह से भी हमारा रिडक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो में और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, तो इट लीड टू पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। तो स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, अगर क्रॉनिक प्रेशर है वेसल्स का, तो इसकी वजह से जो हमारी वेसल्स है वो लेस इलास्टिक बन जाती है, जिस दैट ऑल्सो लीड टू पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया, इसकी वजह से ये डिपोजिशन होने लग जाता है लिपिड्स वेसल में, इसकी वजह से भी ऑक्लूजन होने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली
पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होएगा। देन है ओबेसिटी, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसकी वजह से भी हो सकता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होता है, ओवर एक्टिविटी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वापस सारी वेसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में, ऑक्लूसिव स्टेट में है, तो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस है। डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें भी क्या होता है, डायबिटिक एंजियोपैथी हो जाती है। जो भी एनजीओ जो वर्ड है वो वेसल्स के लिए यूज होता है, तो एंजियोपैथी मतलब एंजियो मतलब वेसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पैथोलॉजी क्रिएट होने लग जाती है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी ये सब होने लग जाता है, तो ये भी एक कॉज होता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज क्रिएट करने का, ठीक है। अब इसके अलावा अब किसी को है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, तो वो इंसान आपके पास क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स लेके आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आएगा पेन के साथ। अब पेन कहीं पे भी आपको समझ आ रहा है कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में मेनली हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि रिडक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। अब ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स, है ना, और जो भी आपको बनाना है, मेटाबॉलिज्म सब कुछ वहीं से होता है। तो इसी वजह से क्या होगा कि वहां के सेल्स धीरे धीरे इस्चेमिक स्टेट में जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से वहां नेक्रोसिस भी हो सकती है, वहां के जो सेल्स है वो डेड भी हो सकते हैं, जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है जो एंड ऑर्गन है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे पेन होगा। पेन कैसा होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। अब दो टाइप के होंगे, एक सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल क्लॉडिकेशन और वीनस क्लॉडिकेशन, ठीक है। आर्टीरियल क्लॉडिकेशन में क्या होगा कि जो पेन है डेवलप ओनली व्हेन द मसल्स आर वर्किंग एंड डिसअपियर्स विद इन 5 मिनट्स आफ्टर स्टॉपिंग द एक्सरसाइज और रेस्टिंग, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे कि आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से क्लॉडिकेशन है या वीनस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है इसलिए क्लॉडिकेशन हो रहा है। तो आर्टीरियल में होगा तो पेन जो होगा वो डेवलप होगा ओनली व्हेन द मसल्स आर वर्किंग, जब मसल्स काम कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं सपोज, तो हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, तो उस टाइम ये होगा पेन। लेकिन जैसे ही आप विद इन 5 मिनट्स वो डिसअपियर हो जाएगा, जैसे ही हम एक्सरसाइज करने लगे या जैसे ही हम एक्सरसाइज को रोके या रेस्ट कर लेंगे। तो ये एक निशानी होती है आर्टीरियल क्लॉडिकेशन की, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव सब्सटेंस पी इन द मसल ओइंग टू इनएडुकेट ब्लड फ्लो ड्यू टू पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, ठीक है। The femoral artery is most commonly affected, ठीक है। अब therefore pain and calf muscles are seen, ठीक है। इन्होंने बता दिया आर्टीरियल क्लॉडिकेशन। अब आपको समझ आया, तो इसका बिल्कुल ही उल्टा है वीनस में। वीनस में क्या है कि पेन जो है उसमें रिलीफ मिलता है आफ्टर एक्टिविटी एंड वर्किंग, ठीक है, क्योंकि वहां से वीनस सिस्टम में थोड़ा सा ऑक्लूजन है जो भी, तो जैसे जैसे आप वर्क कर रहे हो तो वो जो वॉल्स हैं या थोड़ा सा थ्रोम्बोसिस है, जो भी जिस भी रीजन की वजह से वीनस क्लॉडिकेशन है, तो वहां पे थोड़ा बहुत वहां पे वीनस सिस्टम काम करेगा, जिसकी वजह से वहां से रिमूवल होगा जो भी टॉक्सिक जो भी चीज जिसकी वजह से वहां पे पेन हो रहा है, जैसे सब्सटेंस पी की वजह से पेन होता है, तो वो चीज वहां से हटेगी तो वहां पे पेन सबसाइड होने लगेगा। तो ये है वीनस क्लॉडिकेशन की निशानी, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे मतलब आपको पता होगा कि ब्लड हमारा एक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अब वहां पे ब्लड नहीं है या कहीं पे इस्चेमिक स्टेट है, तो वहां पे कोल्डनेस आ जाएगी, वहां पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो उस एरिया में कोल्डनेस फील होगी, नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ठीक है। लोकल सिनकप भी हो सकता है, affected digit become cold and white due to spasm of digital arteries, ठीक है। इसका लोकल एस्फिक्सिया हो सकता है, white digits turn blue, ठीक है। ये सारी ही निशानी है इस्चीमिया की, ये सारी निशानी है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा इसका। तो जो भी वहां पे जो डिजिट्स है, जो हमारे हाथ है, जो बिल्कुल एंड एक तरीके से जो चीजें हैं, जैसे हमारे उंगलियां हैं, जैसे हमारे टोज हैं, ये सारी वाइट हो जाएंगी और फिर टर्न ब्लू हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ठीक है। लोकल अल्सरेशन और गैंग्रीन होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे अब नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है, वहां पे डिकेइंग स्टार्ट हो गई है हमारे डेड सेल्स की, ठीक है। तो इन सब की वजह से वहां अल्सरेशन, गैंग्रीन ये सब होगा। रेस्ट पेन भी हो सकता है, बिकॉज इंटेंस आर्टीरियल ऑक्लूजन में रेस्ट पेन होता है, मतलब बैठे हो आराम कर रहे हो तब भी पेन हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि आर्टीरियल ऑक्लूजन में जैसे आप रेस्ट करोगे तो थोड़ा सा सबसाइड हो रहा है पेन, यहाँ पे रेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है अगर बहुत ज्यादा इंटेंस आर्टीरियल ऑक्लूजन है। कॉज इस्चेमिक चेंजेस बिकॉज ऑफ सोमैटिक नर्व, क्योंकि सोमैटिक नर्व में इस्चेमिक चेंजेस हो गए हैं, तो अब रेस्ट करने पे भी पेन हो रहा है। पेन समटाइम परसिस्ट इवन आफ्टर रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब है वहां पे सीवियर ऑक्लूजन स्टार्ट हो गए हैं, वहां पे सीवियर ऑक्लूजन है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखे।
अब हम समझते हैं कि आर्टीरियल डिसऑर्डर और वीनस डिसऑर्डर, इन दोनों डिसऑर्डर में आप कैसे समझोगे कि कोई आर्टरी में कोई और आर्टरीज के ऑक्लूजन, या देखो आप दोनों ही वेसल्स है, दोनों में ही दिक्कत होगी तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कॉज होगा आपको। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टरी इज द मेन थिंग जहां पे प्रॉब्लम आ रही है या वीनस? तो कुछ साइंस है, ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे अगर आर्टीरियल डिसऑर्डर है तो वहां पे जो स्किन होगी वो कोल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, शाइनी, रुबोर, पैलोर ऑन एलिवेशन, ठीक है। जब वो जैसे पैर उठाएंगे, जैसे सपोज पैर में बहुत ज्यादा कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, वहां पे इस्चीमिया फॉर्म हो रहा है, जैसे फेमोरल आर्टरी द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे आर्टीरियल आपको ऑक्लूजन दिखता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वहां पे जो वो जो पैर होगा, ये जो काफ मसल्स होगी वो कोल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। और जब पैर उठाओगे तो उसमें पैलर होगा, मतलब रंग पूरा उतर जाएगा, ठीक है, पेल दिखेगा ऑन एलिवेशन, ठीक है। वेयरएज वीनस डिसऑर्डर में क्या होता है, वीनस डिसऑर्डर में हो क्या, वेन्स क्या करती है कि ब्लड को लेके जाती है वापस, है ना। तो अब वहां पे वीनस डिसऑर्डर है, वेन्स में ऑक्लूजन है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोसिस है, तो अब वो वापस नहीं लेके जा पा रही, तो वहीं पे ब्लड एक तरीके से कंजेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो वहां का एरिया होगा वार्म हो जाएगा, थिकंड हो जाएगा, मोटल्ड दिखेगा, पिगमेंटेड एरिया दिखेगा वो, ठीक है। इसके बाद पेन कैसा होता है आर्टीरियल डिसऑर्डर में, शार्प, स्टैबिंग, एग्रेवेशन या वर्स विथ एक्टिविटी, है ना, ये हमने पीछे ही पढ़ा। एंड वॉकिंग, लोअरिंग फीट में रिलीव पेन, जब हम पैरों को ऐसे नीचे करते हैं तो उसे मे भी आराम मिल सकता है, ठीक है। पेन इज ड्यू टू इस्चीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा पेन होगा, पेन इज क्रैम्पिंग, एक्टिविटी एंड वॉकिंग रिलीफ समटाइम एलिवेशन एलिवेटिंग द रेस्ट रिलीज द पेन, ठीक है। थोड़ा सा हम पैर उठाएंगे तो पेन में आराम मिलेगा, थोड़ा हम चलेंगे तो पेन में आराम मिलेगा, ठीक है। पेन इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि इस्चीमिया फॉर्म हो गया, ठीक है। अब अल्सर किस टाइप के होता है, तो हम ये आर्टीरियल और वीनस अल्सर ही एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। आर्टीरियल अल्सर्स कैसे होते हैं, सीवियरली पेनफुल होता है, पेल होता है, ग्रे बेस होता है, फाउंड ऑन हील, टोज एंड डोर्सम ऑफ फुट, ठीक है। वेयरएज जो वीनस अल्सर्स होता है वो मॉडरेटली पेनफुल होता है, उनका पिंक बेस होता है, फाउंड ऑन मिडल एस्पेक्ट ऑफ एंकल, ठीक है। बहुत जनरली पूछते हैं कि कहाँ पे होता है वीनस अल्सर फॉर्म, तो मिडल एस्पेक्ट ऑफ एंकल में मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। इसके बाद पल्स, तो आर्टीरियल ऑक्लूजन अगर है तो ऑफन जो पल्स होगी वो एब्सेंट होगी या डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पल्स प्रेजेंट आपको दिखेगी, ठीक है। हम पल्स देखते भी रेडियल आर्टरी एंड आर्टरीज पे देखते हैं, तो पल्स आपको एब्सेंट मिलेगी क्योंकि आर्टरी का ऑक्लूजन है या जो भी प्रॉब्लम है आर्टरी में है, पर यहाँ पे आपको पल्स मिलेगी, ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट इन वीनस डिसऑर्डर्स, ठीक है। इडीमा अनलाइकली, इडीमा जनरली नहीं मिलता, यहाँ पे इडीमा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे कंजेशन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे आपको इडीमा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टीरियल और वीनस अल्सर में डिफरेंस। अब हम आर्टीरियल जो है सारा वो पहले हम पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने जैसे दो टाइप के पढ़े थे, एक क्रॉनिक ऑक्लूजन हो सकता है जो ग्रेजुअली हो रहा है, एक हमने मतलब क्रॉनिक इस्चीमिया हो सकता है जो ग्रेजुअली वहां पे ऑक्लूजन होने की वजह से हो रहा है, और एक हमने पढ़ा था जो एक्यूट इस्चीमिया था, जो ग्रेजुअल नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल एक्यूटली वहां पे ऑक्लूजन हुआ उसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रॉनिक के पढ़ने वाले हैं जितने भी टाइप है। तो सबसे पहले क्रॉनिक आर्टीरियल ऑक्लूजन में फर्स्ट आता है अयोटा इलियाक ऑक्लूजन, ठीक है। ये सारे ही नाम वैसे हैं, जहां जहां आर्टरीज है वो कहाँ कहाँ ऑक्लूजन हो रहा है उस पर नाम दे दिया, तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं हर में और आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले अयोटा इलियाक ऑक्लूजन जो होता है वो जनरली ऐसे पेशेंट्स में होता है जो 5th से 6th डिकेड में, ठीक है। जनरली हम जितने भी ऑक्लूजन आर्टीरियल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, जनरली एल्डरी में ही पढ़ेंगे। कुछ ही है जो यंग फीमेल्स में हो रहा है, कुछ ही है जो सिर्फ स्मोकर्स में हो रहा है, मेल स्मोकर्स में, तो वो हम सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5th से 6th डिकेड में होता है। ऑक्लूजन हो क्यों रहा है, क्योंकि अयोटा इलियाक ऑक्लूजन जो है तो वहां पे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक बन जाता है, साथ ही साथ इंटिमा थिकनिंग हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाती है। अब समझो कि एक हमारी आर्टरी है, ठीक है, और वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस पे तो प्लैक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी जो लेयर थी फर्स्ट लेयर इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा, उसकी थिकनिंग भी हो रही है, ठीक है। इसके बाद फाइब्रोसिस भी हो रहा है, इसके ऊपर और फाइब्रोसिस भी हो रहा है। तो ये क्या है, कितना छोटा हमारा जगह बच गया है ब्लड फ्लो होने के लिए, मतलब बिल्कुल इतनी सी जगह बच गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, डेफिनेशन ही है ना। तो इसलिए ऑक्लूजन इनकी वजह से होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आता है, ऑब्वियसली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ आएगा पेशेंट, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स बोथ बटक्स, थाई, काफ्स,
ठीक है, इसकी वजह से। और पेशेंट जो है इम्पोर्टेंस के साथ भी आ सकता है कि इम्पोर्टेंस की दिक्कत लेके आए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, इसके साथ भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंस इज अ क्लिनिकल फीचर्स इन मेल विद ऑक्लूजन इन रीजन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ अयोटा एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी नोन एज लैरिच सिंड्रोम। आपको ये याद रखना है टर्म, ठीक है। एक सिंड्रोम होता है लैरिच सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि आप सबको पता है कि हमारा जो अयोटा है, एब्डोमिनल अयोटा, वो उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है वो होती है हमारी इलियाक आर्टरीज, है ना। तो ये जब टर्मिनल यहाँ पे कहीं ऑक्लूजन हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है, बाइफर्केशन पे हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि इलियाक आर्टरीज पे मतलब ब्लड रिडक्शन हो रहा है। तो अब जहां जहां इलियाक आर्टरी सप्लाई करती है वहां वहां दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमारे जेनाइटल जो मेल्स के जेनाइटल्स होते हैं वहां पे भी करेगी। तो इसकी वजह से वहां पे अगर सप्लाई नहीं पहुंच पाई तो इंसान इंपोर्टेंस हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से, अगर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज की वजह से कोई इंसान, कोई लड़का इंपोर्टेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लैरिच सिंड्रोम, ठीक है। इंपोर्टेंस इज अ क्लिनिकल फीचर इन मेल्स विद ऑक्लूजन इन रीजन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ अयोटा एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी नोन एज लैरिच सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लिनिकल फीचर के साथ क्या आ सकता है कि बायलैटरल और यूनिलैटरल हो सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके ऑक्लूजन हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी मतलब अयोटा इलियाक इस रीजन में कहीं पे भी ऑक्लूजन है उसको अयोटो इलियाक ऑक्लूजन कहेंगे, ठीक है। तो ये यूनिलैटरल बायलैटरल के भी साथ आ सकता है डिपेंडिंग ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें साथ ही साथ क्या होगा कि एब्सेंस, हमने पढ़ा था कि इसमें कोई भी आर्टीरियल ऑक्लूजन होता है तो उसमें पल्स कम हो जाती है या डिमिनिश हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। तो यहाँ पे फिमोरल पल्स जब हम चेक करेंगे या पॉप्लीटल पल्स जब चेक करेंगे उसमें एब्सेंस और डिमिनिशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि इलियाक आर्टरी हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड है, नीचे की आर्टरीज में तो और ब्लड फ्लो और कम हो गया है। तो इसकी वजह से जो हम पल्स जहां से चेक करते हैं, फिमोरल पल्स है ना, फिमोरल आर्टरी से चेक करते हैं और पॉप्लीटल आर्टरी से चेक करते हैं, तो दोनों में पल्स थोड़ी सी कम डिमिनिश लगेगी या एब्सेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा पल्सेशन ऑफ एब्डोमिनल अयोटा में भी पैल्पेबल, ठीक है। एब्डोमिनल अयोटा की लेकिन पल्सेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ऊपर सही है सब कुछ, ऊपर नहीं है, उसके थोड़ा नीचे एब्डोमिनल अयोटा जहां से पल्सेशन जा रही है वहां से हम समझ सकते हैं कि यहाँ कहीं आसपास ऑक्लूजन है, ठीक है। ये पढ़ा हमने फर्स्ट। सेकेंड है हमारा फिमोरो पॉप्ल्यूटल ऑक्लूजन, ठीक है, फिमोरो पॉप्ल्यूटल ऑक्लूजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा फिमोरल और पॉप्लीटल जो आर्टरीज हैं वहां कहीं ऑक्लूजन है। तो मोस्ट कॉमन साइट है, साइट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी ऑक्लूजन इज द डिस्टल सुपरफिशियल फिमोरल आर्टरी विद इन द एडेक्टर कैनाल ऑलमोस्ट नियर द एडेक्टर फोरामेन, ठीक है। तो एडेक्टर फोरामेन मतलब एडेक्टर कैनाल में आपको पता है सुपरफिशियल फिमोरल आर्टरी जाती है, तो वहां पे ऑक्लूजन होना इज द मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। अगर पॉप्लीटल आर्टरी ऑक्लूड होती है देन मोर सीरियस सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी अपीयर एंड अल्सरेशन एंड गैंग्रीन ऑफ फीट में स्टार्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर पॉप्लीटल आर्टरी, देखो तो हमने क्या पढ़ा, फिमोरो पॉप्लीटल ऑक्लूजन मतलब फिमोरल आर्टरी में अगर ऑक्लूजन है या मतलब फिमोरल से पॉप्लीटल, आपको पता होगा फिमोरल आर्टरी द मेन ब्रांच जिसमें से पॉप्लीटल आर्टरी निकल रही है, ठीक है। तो अगर फिमोरल पॉप्लीटल आर्टरी वो कहीं पे भी उस पूरे पाथ में कहीं पे भी ऑक्लूजन है, दैट इज फिमोरल पॉप्लीटल ऑक्लूजन, ठीक है। तो इन्होंने अगर बोला कि सुपरफिशियल फिमोरल आर्टरी में अगर ऑक्लूजन हो रहा है तो ये मोस्ट कॉमन साइट है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर पॉप्लीटल आर्टरी में ऑक्लूजन है तो वो ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है और ज्यादा सीरियस सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी कॉज करता है, जिसकी वजह से अल्सरेशन और गैंग्रीन हो सकता है पैरों में, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं इसके, ऑब्वियसली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ आएगा ऑफ काफ मसल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आर्टरीज है वो वहीं सप्लाई कर रही है। जब हम ऐसे इंसान का एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑन एग्जामिनेशन नॉर्मल फिमोरल पल्स होगी बट एब्सेंट पॉप्लीटल एंड डोर्सालिस पेडिस पल्स, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि ऑक्लूजन है किधर, जहां ऑक्लूजन होगा उसके नीचे की पल्स चली जाएगी, है ना। तो वही आपको समझना है कि फिमोरल पल्स तो नॉर्मल आ रही है लेकिन उस पाथ में कहीं दिक्कत है तो इसलिए पॉप्लीटल पल्स जा सकती है, डोर्सालिस पेडिस पल्स चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और साइन होता है डिसअपेयरिंग पल्स साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समटाइम डोर्सालिस पेडिस पल्स मे फेल्ट एट रेस्ट बट डिसअपियर्स विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि डोर्सालिस पेडिस की जो पल्स है ना वो फिर भी आ रही है जब रेस्ट पे इंसान, पर एक्सरसाइज पे वो पल्स भी चली जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं डिसअपेयरिंग पल्स, जो फिमोरो पॉप्लीटल ऑक्लूजन में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने दो ऑक्लूजन पढ़ लिया, और अयोटो इलियाक ऑक्लूजन और फिमोरो पॉप्लीटल ऑक्लूजन। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरोटिड या कैरोटिड ऑक्लूसिव डिजीज, ठीक है। कैरोटिड ऑक्लूसिव डिजीज, ठीक है, ऑक्लूसिव, ठीक है, सॉरी, कैरोटिड
ऑक्लूसिव डिजीज, इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है एट द ओरिजिन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अभी हम जहां पे भी ये पढ़ रहे हैं ना, आप एक बार जाके देख लेना कि कौन सी आर्टरी किधर सप्लाई करती है। इससे जो क्लिनिकल फीचर होता है वो सुपर इजी हो जाएंगे आपको समझना। ठीक है, और किसका बाइफर्केशन, किसकी कौन सी ब्रांच है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं जो कैरोटिड ऑक्लूसिव डिजीज है, इसमें क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जहां ओरिजिन है वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो वहां पे प्लैक फॉर्म हो जाता है, वहां पे ऑक्लूजन हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ओकेजनली देयर मे बी सेरिब्रल और सेरिब्रल एम्बोलाइजेशन भी मिल सकता है इस डिजीज में। ठीक है, उन्होंने बताया इन मोर देन 75% ऑफ पीपल प्लैक अकर्स एट बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है कि जहां कैरोटिड बाइफर्केट कर रही है वहां पे होना। ठीक है, तो आपको पता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो निकलती है, वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो वो बाइफर्केशन वाले पॉइंट पे प्लैक होना वो सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब 75% लोगों में वही होता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग डिस्टल पार्ट ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है जो है कैरोटिड स्टेनोसिस। ठीक है, कैरोटिड स्टेनोसिस, इसमें क्या होता है, मतलब ये जो है डिजीज, इसमें क्या होता है ना, अब कैरोटिड स्टेनोसिस होता है जिसमें ट्रांजिएंट रिकरेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रोक कॉजिंग हेमिप्लीजिया। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आपको पता है कि जो कैरोटिड आर्टरीज है वो कहाँ सप्लाई करती है, हमारे हेड एंड नेक रीजन में, तो इसकी वजह से स्ट्रोक में जा सकता है, तो जहां पे उस इंसान को ट्रांजिएंट, ठीक है, फॉर मतलब स्मॉल टाइम रिकरेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रोक हो सकता है और हेमिप्लेजिया के साथ वो आ सकता है। ठीक है, क्लासिकल स्ट्रोक फ्रॉम यूनिलैटरल कैरोटिड डिजीज इज इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। ठीक है, तो जो क्लासिकल स्ट्रोक जो कैरोटिड ऑक्लूसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है, उसमें क्या होता है कि यूनिलैटरल कैरोटिड डिजीज होती है और इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस और कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सबक्लेवियन वर्टिब्रल डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टेनोसिस इन्वॉल्विंग ओनली वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वैसे जो ये डिजीज है ये थोड़ी इनफ्रीक्वेंट है, मतलब थोड़ी सी रेयर है। ठीक है, इसमें एक हम डिजीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसमें आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन मिलेगी। ठीक है, नियर जहां पे वो बाइफर्केट कर रही है फ्रॉम वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, रिडक्शन इन प्रेशर इन सबक्लेवियन आर्टरी बियॉन्ड द स्टेनोसिस रिजल्ट इन रेट्रोग्रेड फ्लो फ्रॉम ब्रेन स्टेम डाउन द वर्टिब्रल आर्टरी टू द आर्म। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, क्या होता है कि यहाँ पे बाइफर्केशन पे जहाँ पे जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो रही है, उसकी जो ब्रांच दी है वहां पे एथेरोस्क्लेरोटिड प्लैक बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो अब आपको पता है जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो हमारी ब्रेन स्टेम और वहां पीछे सप्लाई करेगी, है ना, सर्कल ऑफ विलिस फॉर्म करती है, वहां देती है। ठीक है, और सबक्लेवियन आर्टरी हमारे हाथ में जाती है, तो इसकी वजह से ना सबक्लेवियन आर्टरी में बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, मतलब सबक्लेवियन आर्टरी ने कुछ चुराया है ना, तो ये ब्रेन को जितना ब्लड सप्लाई जाना था ना वो चुरा के हाथ में डाल देती है, मतलब हाथ को ब्लड सप्लाई जाता है और ब्रेन को थोड़ा रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन इन प्रेशर इन सबक्लेवियन आर्टरी बियॉन्ड द स्टेनोसिस रिजल्ट्स इन रेट्रोग्रेड फ्लो। अब इसकी वजह से रेट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है ब्रेन स्टेम से डाउन इनटू द वर्टिब्रल आर्टरी टू द आर्म, देयरफॉर ब्लड टू ब्रेन डिक्रीज। इसकी वजह से क्या क्या फीचर आ सकते हैं कि वो इंसान सिनकपी अटैक में जा सकता है, पल्स डिक्रीज हो जाएगी, बीपी जो ब्लड प्रेशर है इन वन आर्म वो डिक्रीज हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा तो हम समझ सकते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है। ठीक है, इसके बाद का जो भी है वो बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी पार्ट 2 में, तो उसमें आप अच्छे से समझ लेना। तो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने 4 डिसऑर्डर्स पढ़े और थोड़ी बेसिक्स पढ़ी डिजीज ऑफ आर्टरीज की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इससे भी और अच्छी आने वाली है जिसमें हम और ज्यादा डिजीज ऑफ आर्टरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।